नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं? चलो, आज हम हमारी 7वीं इकाई यानी कि सोच अपनी अपनी के बारे में समझूती प्राप्त करते हैं। देखो, सोच अपनी अपनी, सोच तो कई सारी होती है। मेरी सोच तो बहुत ही अलग है। शायद मैं ये सोचती हूँ कि चलो यह इकाई तो ऐसी है कि समझानी ही नहीं पड़ती, जिसको जैसा भी सोचो वैसे कर डालो। कोई लोग ऐसा सोचता है कि ऐसे ही थोड़े ही आ जाता है। तो फिर ये जो हमारी सोच में जो तफावत है वही यहाँ पे दिखाई देता है, यानी कि कौन कितना तर्क कर सकता है। हम तर्क कितना कर सकते हैं यही इस इकाई में, और जितना ज्यादा तर्क कर सकते हैं हम उतने ही ज्यादा अपने दिमाग को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे सोच अपनी अपनी में क्या है बच्चों, कि इसको अगर हम दूसरा नाम दे तो वाद विवाद यह भी कह सकते हैं। जैसे कि हम बहुत सारे वाद विवाद दिन भर करते ही रहते हैं। मम्मी कहती है यह करो, हम बोलते नहीं मम्मी ये नहीं, यह करना। तो अगर वाद विवाद का भी हम समानार्थी कहे इसमें सोच अपनी अपनी में, तो उसे बहस भी कह सकते हैं कि बहस करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमें हकारात्मक ऐसे कोई टॉपिक लेने हैं कि जिसके ऊपर हम वाद विवाद कर सके। तो हमारी पाठ्य पुस्तक में 2 चित्र दिए गए हैं और नीचे तुरंत एक प्रश्न किया गया है कि इन दोनों चित्र में क्या अंतर है। खोलिए पाठ्य पुस्तक, चित्र देखिए, खुद बताइए। एक मैं बता देती हूँ कि एक चित्र है वह गांव का है, दूसरा चित्र है वह शहर का है। चलो, एक अंतर हमने बता दिया। उसके बाद का अंतर आपका दिमाग जो कहे यह आपको करना है। लेकिन उसके बाद तुरंत ही दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है, तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों। यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि आपको क्या पसंद है, गांव पसंद है या शहर पसंद है। अगर गांव पसंद है तो क्यों पसंद है, और अगर शहर पसंद है तो क्यों पसंद है। मुझे तो गांव पसंद आता है। एक तो सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों की, एकदम शांति होती है और वहाँ का वातावरण शुद्ध होता है, और जो भी चीजें हमें मिलती है खाने के लिए जैसे कि दूध, तो वह सब भी हमें शुद्ध होता है, शुद्ध मिलता है। इसलिए हमें गांव ज्यादा पसंद। ये मेरी सोच है, ठीक है। लेकिन आपका सोचना क्या है वह आपको यह प्रश्न लिखकर क्लास वर्क में लिखना है। सबसे पहले क्लास वर्क में क्या करना है कि यह 2 चित्र इतनी ही साइज का, अगर आपको खुद करना है ड्रॉ तो इतनी ही साइज का कीजिए, और अगर नहीं करना है तो ब्लैक एंड व्हाइट जेरोक्स कीजिए और चिपकाइए, और उसके नीचे यह प्रश्न नंबर 1 और 2 दोनों लिखकर उसके उत्तर लिखिए। बाद में प्रश्न नंबर 3 है यहाँ पे, उसमें क्या कहा है कि क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है, यदि नहीं तो क्यों। नहीं तो हम सबके दिमाग में आ जाता है तुरंत कि नहीं, तालाब का पानी पीने योग्य नहीं होता है, लेकिन क्यों। मुझे पता था कई लोग इसके उत्तर बेखूबी दे देंगे। हाँ, आप सही है, क्योंकि तालाब का पानी इतना शुद्ध या स्वच्छ नहीं होता, उसे बिगाड़ता है कौन, हम लोग ही। कैसे। हाँ, वहाँ के पशुओं को लेकर जाके उसमें पानी पिलाते हैं, वहाँ पे उसको नहलाते हैं, फिर गांव की स्त्रियां वहां पे अपने कपड़े लेकर धोने के लिए जाते हैं। तो ऐसी कई अशुद्धियां उस तालाब के पानी में होती है, इसलिए तालाब का पानी है वह पीने योग्य नहीं होता है। तो यह प्रश्न भी हम क्लास वर्क में लिख लेंगे। बाद में दिया गया है मुख्य प्रश्न बच्चों के नीचे दिए हुए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान्याभिशाप इस विषय के एक पक्ष पर अपने विचार कारण सह प्रस्तुत कीजिए। देखिए, कोई एक विषय में हमें कारण सह लिखना है।
लेकिन मैं यह कहना चाहती हूँ यहाँ पे कि हमारे लिए वरदान है। वरदान क्यों है? क्योंकि इसमें देखो नीचे मुद्दे भी दिए गए हैं कि इस मुद्दों को, यह जो शब्द दिए गए हैं वह शब्द हमारे जो हमारा पैराग्राफ है उसमें आ जाना चाहिए। प्रदूषण है, बिजली है, अंतरिक्ष की खोज है, डॉक्टरी सुविधा है, दूरभाष है, कंप्यूटर है, परमाणु बम है, यह सब कुछ है इसमें। हाँ, तो मेरे ख्याल से विज्ञान वरदान है। क्यों? क्योंकि उसने हमें बिजली दी है, अंतरिक्ष की खोज उनसे एकदम संभव हुई है, डॉक्टरी सुविधाएं जो ऑपरेशन के लिए बड़े बड़े साधन आते हैं, टेक्नोलॉजी आई है, वो सब उसके ही कारण आई। दूरभाष यानी कि हम यहाँ पे फिर भी दूर दूर बात कर सकते हैं, तो इसके कारण, विज्ञान के कारण है। तो यह सब हमारे लिए वरदान साबित हुए हैं। और एक पैराग्राफ वरदान का लिख लिया तो उसके नीचे दूसरा पैराग्राफ लिखकर हमें यह भी लिखना है कि वरदान के साथ साथ यह अभिशाप भी है। क्यों? क्योंकि इसी विज्ञान ने परमाणु बम, पिस्तौल ऐसे खतरनाक साधन भी बनाए हैं और इन सब टेक्नोलॉजी के कारण वातावरण में प्रदूषण बहुत फैला हुआ है, जिसके कारण हम एक शब्द बहुत ही जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि वैश्विक ताप वृद्धि। पूरे विश्व में जो ये गर्मी एकदम ज्यादा बढ़ गई है तो वह मानव सर्जित प्रदूषणों के कारण ही बढ़ गई है। तो यह अभिशाप भी है, लेकिन हमें पहले सकारात्मक लिखना है, बाद में नकारात्मक लिखना है। तो यह प्रश्न यहाँ पे जो दिया गया है उसे आप लोगों को इस तरह से लिखना है, ठीक है। उसके बाद पीछे प्रश्न है बच्चों की, कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? अपने विचार कारण सह बताइए। मैं फट से कह देती हूँ कि कलम, शिक्षक हूं ना आपको जो योग्य लगे, लेकिन कारण सह दिखाना है। मैं कलम इसलिए कहती हूँ बच्चों कि अगर आप ऐसे कई लोगों के नाम ले लीजिए, जैसे कि नरसिंह मेहता, उसके भजन, मीरा जी के पद ले लो, फिर एकदम से आपको याद आए वैसा बोल दूं तो गांधी जी की आत्मकथा को देखो कि उसके इतने वर्षों बाद भी उसकी आत्मकथा पढ़कर कितने लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ है, कितने लोग अहिंसा की तरफ मुड़े हैं, कितने लोग सत्य की तरफ मुड़े हैं। एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक ले लीजिए, कितनी प्रेरणादायी है, तो वो कलम के खातिर ही हुआ। तलवार से क्या होता है? दुश्मनाहट बढ़ती है और कुछ नहीं होता है, संबंधों में दरार पड़ती है और कुछ नहीं होता है। तो कलम से ज्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं है, तलवार उसके आगे शक्तिशाली नहीं है। उसके बाद का प्रश्न है बच्चों कि यहाँ पे एक जो कटिंग दिया गया है उसे आप जेरोक्स करके चिपकाना और उसके नीचे उसके प्रश्न दिए गए, उसके उत्तर आपको देने हैं। अब उसके बाद स्वाध्याय है। स्वाध्याय में कहा गया है कि उपसर्ग लगाकर, उपसर्ग हम पहले ही इकाई में पढ़ चुके हैं इसलिए याद होने चाहिए, ठीक है। फिर भी देखो यहाँ पे उपसर्ग है, वी है, प्र है, तो यह सब उपसर्ग का प्रयोग करके हमें इन शब्दों को पूर्ण करना है। जैसे कि यहाँ पे देश लिखा हुआ है तो उसमें हम कौन सा लगाएंगे? तो उसमें हम ये वाला उपसर्ग यानी कि बी प्लस देश इक्वल टू विदेश हो गया। तो यह है उपसर्ग, ऐसे ये स्वाध्याय लिखना है। उसके बाद क्या है? तो उसके बाद है कि हमें प्रत्यय लगाना है। अच्छा, इतना तो याद है कि उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। वेरी, चलो बच्चों, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हो गए हैं। तो अब आगे हम करेंगे कि प्रश्न नंबर 3 है कि चित्र के आधार पर काव्य की रचना कीजिए। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, एक लड़की है घड़ी में देख रही है, तो वैसा चित्र आपको बनाना है। फिर पास में 2 पंक्तियां लिखी हुई है, घड़ी लगी दीवार पर टिक टिक कर तू चलती है। फिर पंक्तियां खाली है, वह पंक्तियां कौन भरेगा? हमारे प्यारे बच्चे भरेंगे, ठीक है। फिर पीछे है कि
देश की उन्नति के लिए, विकास के लिए और रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहोगे, किसान या सैनिक? बच्चों, ये जो प्रश्न है अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम क्या बनना चाहेंगे, सिपाही या फिर किसान? हम कुछ भी बने, दोनों चीजें ऐसी है कि हम अपने देश की रक्षा करते हैं। किसान बनेंगे तो जगत के ताज है ना किसान का, तो वो भी बन सकते हैं, जिसमें हम सबको पेट भरने के लिए जो भी करते हैं वो सब करते हैं। और दूसरा है सैनिक, वो तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या है? हमारे देश की रक्षा करना, यानी कि हमारी भारत माँ की रक्षा करना। तो दोनों चीज इतनी महत्वपूर्ण है। इसमें से आप क्या बनना चाहते हैं, सहकारण लिखना है। अब उसके बाद बच्चों आता है भाषा सज्जता, ठीक है। तो उसमें आज नया टॉपिक है जिसका नाम है अव्यय। अव्यय यानी क्या, ये टॉपिक एकदम याद रख लेना। अब उसकी व्याख्या में आपको सामान्यतः बताती हूँ कि अव्यय यानी क्या। कोई भी एक ऐसा शब्द बच्चों कि जिसका तुम लिंग परिवर्तन करो, वचन परिवर्तन करो, काल परिवर्तन करो, फिर भी जो शब्द जैसा है वैसा ही रहता है, ठीक है। जैसे कि हम ठीक है, आप ठीक है, तुम ठीक हो, बराबर। हम कल ठीक थे, हम कल ठीक हो जाएंगे। तो फिर ये सभी वाक्य है जिसमें यह काल परिवर्तन है, यह वचन परिवर्तन है, ठीक है। ये काल परिवर्तन है, या फिर चलो बोलते हैं हम कि लता ठीक हो गई। उसके बदले यहाँ पे विजय ठीक हो गया, लिंग परिवर्तन करते हैं। फिर भी जो एक शब्द है ठीक, वो जैसा है वैसे का वैसा ही रहता है। तो ऐसे जो भी शब्द है उसे हम अव्यय कहते हैं। समझ में आया? ऐसे जो भी शब्द है उसे हम अव्यय कहते हैं। अब अपनी पाठ्य पुस्तक में उसके उदाहरण दिए गए हैं, उसे पढ़िए और समझने का प्रयत्न कीजिए। जैसे कि इसमें दिखा है, देता है निधि बहुत काम करती है, रुद्र बहुत हंसता है, दिव्येश और चिराग बहुत घूमते हैं। देखो कितना फर्क हुआ, एक वचन हुआ, बहुवचन हुआ, लिंग परिवर्तन हुआ, फिर भी बहुत शब्द है वह बदलता नहीं है। यानी कि कोई भी ऐसा शब्द हो जिसका लिंग वचन काल बदलने पर भी शब्द वैसे का वैसा ही रहता है, तो उसे अव्ययी शब्द कहते हैं। जिसे फिर आपको दिया गया है उसके उदाहरण धीरे धीरे का। फिर इन सभी में देखो धीरे धीरे है, उसका लिंग परिवर्तन करो, काल परिवर्तन करो, फिर भी वैसा की वैसा रहता है, ठीक है। अब ये शब्दों की सूची यहाँ पे आपको दी गई है। और है, तथा है, अथवा है, या, वा, अह, कल, अधिक, धीरे धीरे, ऊपर। फिर उसके बाद बहुत सारे अव्यय शब्द जैसे कि जब, तब, अभी, इधर, उधर, कब, क्यों, ठीक, अरे, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अवश्य, अर्थात, बहुत सारे ऐसे अव्ययी शब्द है कि जिसका लिंग काल वचन परिवर्तन करने पर भी वह वैसे के वैसा ही रहता है। बच्चों पहले सेमेस्टर में सिर्फ अव्यय का अर्थ जानना है, उसके भेद हम दूसरे सेमेस्टर में सीखेंगे, जिसके 4 भेद है, लेकिन वह हम दूसरे सेमेस्टर में सीखेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही सीखना है कि अव्यय यानी क्या, ठीक है। तो यह हमने यहाँ पे तय किया है।
अब देखो बच्चों, इस इकाई की प्रवृत्ति क्या है। आपकी जो योग्यता विस्तार है ना, उसमें कई सारे अव्ययी शब्द है, तो उसमें से अव्ययी शब्द ढूंढकर लिखने हैं। और एक दूसरी प्रवृत्ति करनी है कि आपको एक टॉपिक लेना है। चलो टॉपिक हम देते हैं, हम आपको 3 या 4 टॉपिक देते हैं, उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करके आप कोई भी एक पक्ष में अपने वाद विवाद लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि टॉपिक मैं आपको देना चाहूंगी, इस वक्त तो इसमें हमारे बहुत सारे टॉपिक है हमारे सामने। यही है सबसे पहला टॉपिक, तो मेरे दिमाग में यही आता है कि जो ये दवाओं का परीक्षण जानवरों पर किया जाता है, तो वो किया जाना चाहिए या नहीं जानवरों पर, यह टॉपिक है। फिर हम बहुत सारे टॉपिक देखे, तो एक बहुत बड़ा टॉपिक मुझे याद आया, अभी एक गेम डिलीट करवा दी है सरकार ने, तो ऐसी गेम उसके पहले भी, तो ऐसी हिंसक वीडियो गेम होनी चाहिए या नहीं, यह टॉपिक है। उसके बाद का अगर टॉपिक देखा जाए तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जो यहाँ पर नई शिक्षण नीति हमारी आई है, तो उसमें कहा गया है कि 1 से 5 कक्षा तक अपनी मातृभाषा में ही पढ़ना है। तो ये सही है या गलत है? तो ये 3 टॉपिक मैं आपको देती हूँ, कोई भी एक टॉपिक पर आपको अपनी क्लास वर्क में लिखना है। ठीक है, तो यह इस